ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं और कंटिन्यू अलग अलग पार्ट में इसको पूरा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से बनाते हुए इन्वायरमेंटल तक 1 से लेकर 7 चैप्टर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसका सीक्वेंस बनाया गया प्लेलिस्ट में ऐड है। ये 8 नंबर का चैप्टर जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, इसमें भी हम लोग लगभग 6 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर 350 तक सॉल्व कर चुके हैं। ये पार्ट में हम लोग 350 से आगे का जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट में किया हुआ है। हम लोग 50 क्वेश्चन एक पार्ट में सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करते हुए अलग अलग पार्ट बना रहे हैं, अलग अलग वीडियो इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं 351 से लेकर के जो आगे का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। 351 इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 351 नंबर क्वेश्चन है। तो 351 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या कर रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का 351 ये मेरा 351 नंबर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है इस वीडियो का, इस पार्ट का, तो इस पार्ट 7 का फर्स्ट वीडियो है। 351 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट दिया हुआ 45% एंड लाइज एबव द ए लाइन। ए लाइन का एबव लाइज कर रहा है। तो ए लाइन क्या होता है, ए लाइन वैसा लाइन होता है, ए लाइन वैसा लाइन होता है जिसका आईपी का जो वैल्यू होता है वो 0.73 WL-20। ये ए लाइन का इक्वेशन है। अगर ए लाइन का इक्वेशन पूछा जाए, ए लाइन का इक्वेशन अगर पूछा जाए तो ए लाइन का जो इक्वेशन होता है 0.73 WL-20। ये ए लाइन का इक्वेशन है। अगर ग्राफ देखा जाए तो ये मेरा आईपी होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कह सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म में नीचे वाटर कंटेंट दिया रहता है। ये मेरा ए लाइन है, ठीक है। ए लाइन हो गया। ए लाइन से ऊपर जो होता है वो क्ले रहता है और नीचे जो सॉइल रहता है उसको हम लोग सिल्ट कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर ये मेरा 35% वाटर कंटेंट है, ये मेरा 50% वाटर कंटेंट है। मैं इस कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा वाटर कंटेंट ये मेरा अगर 35% है और ये 50% है, तो इस लाइन पे जो बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और 35% से कम होता है उसको लो प्लास्टिसिटी बोलते हैं, और 50% से अगर ज़्यादा है तो उसको हाई बोलते हैं, और 35 से 50 के बीच में रहता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट में इसको आई से इंडिकेट करते हैं, हाई वाला को एच से इंडिकेट करते हैं और लो को एल से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन में रहा है कि 50% है, 50% करने का 45% है। 45% लिक्विड लिमिट करने का मतलब है कि 35 से लेकर के 50 के बीच में लाइज कर रहा है। मीन्स 35 और 50 के बीच में लाइज कर रहा है 45। इसीलिए कह सकते हैं कि जब भी होगा तो इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट को आई से इंडिकेट करते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है कि एबव है ए लाइन का। अभी हम लोग देखेंगे क्या कि जो एबव रहता है ए लाइन का उसको क्ले कहते हैं। जो एबव रहता है, जो सॉइल एबव रहता है ए लाइन का वो क्ले नाम दिया जाता है, और जो बिलो रहता है उसको सिल्ट नाम दिया जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्ले है, ऊपर में है तो यहाँ से क्ले आ गया, और नीचे में रहता तो सिल्ट रहता। दूसरी बात वाटर कंटेंट से अगर देखेंगे तो वाटर कंटेंट 45% है, तो 45% 35 और 50 के बीच में है। 35 और 50 के बीच में, तो इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा रहता तो हाई कहते हैं एस से, अगर इससे कम रहता तो इसको लो कहते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं। मतलब यहाँ पे आई होगा और ऊपर है तो इसके लिए क्ले होगा। तो इस तरह से थोड़ा सॉइल मेरा जो बन गया वो सी आई हो गया, क्ले इंटरमीडिएट। तो देख लेते हैं सी आई कहाँ पर दिया हुआ क्लासिफिकेशन। सी आई मेरा बी में दिया हुआ, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल, ड्राई डेंसिटी दिया हुआ 1.5 ग्राम पर सीसी इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट 50%। वाटर कंटेंट दिया हुआ 50%, देन द सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी। ये पूछ रहा है सैचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज डेंसिटी पूछ रहा है अगर ड्राई डेंसिटी दिया हुआ तो। ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ क्या है ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, मीन्स ड्राई डेंसिटी मेरा दिया हुआ 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है।
गामा सैचुरेटेड डेंसिटी निकालना है और सबमर्ज डेंसिटी निकालना है। ठीक है, दो निकालना है, सैचुरेटेड और सबमर्ज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ड्राई डेंसिटी का। ड्राई डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू क्या होगा, ये वाटर कंटेंट हो गया या मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट जो भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हुआ मेरा 50%। गामा सैचुरेटेड निकालनी है, मेरा सैचुरेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सब सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, गामा सैचुरेटेड का वैल्यू आ रहा है, मीन्स डेंसिटी सैचुरेटेड का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर कितना हो रहा है 1.5 इंटू 1 प्लस 0.5। इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है 15 इंटू 15 बोले तो 2.25 हो गया ग्राम पर सीसी में। तो ये हो गया मेरा गामा सैचुरेटेड, सॉरी डेल सैचुरेटेड से सैचुरेटेड डेंसिटी हो गया। अब सबमर्ज निकालते हैं। सबमर्ज में क्या करेंगे, इसमें हम लोग गामा वाटर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गामा वाटर को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बनता है वो सबमर्ज डेंसिटी बनता है। ठीक है, तो डेंसिटी सबमर्ज बराबर कितना हो जाएगा, डेंसिटी सैचुरेटेड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अभी हम लोग देखें गामा डेंसिटी सैचुरेटेड कितना आ गया था 2.25 और गामा वाटर जो होता है, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1.15 मेरा आ गया जो सबमर्ज आ गया। तो इस तरह से देख लेते हैं कि सैचुरेटेड डेंसिटी कितना हो गया और सबमर्ज कितना हो गया। सबमर्ज मेरा 1.25 आ गया और सैचुरेटेड कितना आ गया था 2.25 1.5 दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फील हैविंग ए वॉल्यूम दिया हुआ इतना क्यूबिक मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द वॉइड रेशियो दिया हुआ फर्स्ट केस में कितना 0.8 मीटर। द वायरोपिट सॉइल हैज ए वॉइड रेशियो 1.4। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू एक्सकेवेट फ्रॉम द वायरोपिट। दो केस में दिया हुआ है, एक जगह से हम वॉल्यूम कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं इस केस में अगर ऐसा कंडीशन रहा है एक्सकेवेटेड कर रहा है वायरोपिट बना, तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कांस्टेंट रहता है। इस वॉल्यूम कांस्टेंट जो अगर फर्स्ट केस में निकाले इस वायरोपिट का वो कांस्टेंट रहेगा जब एक्सकेवेटेड का। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सेम रखते हुए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर दोनों केस में सेम है तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम सॉलिड बराबर क्या हो जाता है, वॉल्यूम सॉलिड बराबर हो जाता है क्या, हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइड। ठीक है, इसी को अगर हम वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, ठीक है, इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ से बच गया क्या, ये बच गया 1 प्लस ई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो टोटल वॉल्यूम होता, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस टोटल वॉल्यूम यहाँ से निकाल रहे हैं, टोटल वॉल्यूम या फिर कह सकते हैं इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो सेम रहेगा दोनों केस में। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको निकालना है तो इसमें अगर डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल से दोनों साइड तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं कि वॉइड रेशियो होता है, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो इस तरह से यहाँ से देख लिए कि टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1 प्लस ई। यहाँ से वी एस का वैल्यू निकालें हैं तो वी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी डिवाइड बाई 1 प्लस ई, यहाँ से आ गया। और दोनों केस में जो होगा वी एस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वी एस जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि V1 डिवाइड बाई
1 प्लस E1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई 1 प्लस E2। ठीक है, फर्स्ट केस में वाटर रेशियो 0.8 दिया हुआ था, सेकंड केस में 1.4 दिया गया। फर्स्ट केस का वॉल्यूम दिया हुआ है, सेकंड केस का वॉल्यूम निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। सिंपल सा निकालना है। फर्स्ट केस का वॉल्यूम दिया हुआ था, V1 दिया हुआ, E1 दिया हुआ, इसको V1 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, तभी हम लोग फार्मूला देख लिए हैं। V1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 1 प्लस E1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई 1 प्लस E2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है V2 का। E2 दिया हुआ 1.4, E1 दिया हुआ 0.8। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऊपर अगर 150 मान लेते हैं इसको, 150 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 1 प्लस 0.8 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 1.1 प्लस 1.4, तो 2.4। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है, तो V बराबर लगभग आ रहा है 1, V बराबर जो आ रहा है, V बराबर 20 इंटू 10 टू पावर 3, 200 इंटू 10 टू पावर 3, दैट इज B। इसमें करना कुछ नहीं था, सिंपल फार्मूला यही लगाना था। वॉल्यूम जो होगा सॉइल का वो कांस्टेंट होगा दोनों कंडीशन में, पायरोपिट और एक्सकेवेटर दोनों केस में जो होगा वो कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर फार्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो। इसी को सोल्व करना दोनों कंडीशन का। सोल्व करने के बाद जो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा वो भी आ जाएगा सेकंड केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ क्ले सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लार्ज वैल्यू, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो है क्ले का वो डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से, लार्ज वैल्यू में। पहले लार्ज है सबसे ज़्यादा, फिर कम है, फिर और कम है, डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम ए लार्ज वैल्यू। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस था। हम लोग जानते हैं क्या, जो सबसे लार्ज जो वैल्यू होता है, अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो लिक्विड लिमिट होता है, फिर प्लास्टिक लिमिट होता है, फिर श्रिंकेज लिमिट होता है। तो सबसे पहले कौन सा इसमें होगा, इसको अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट होता है, ये सेमी सॉलिड होता है, ये प्लास्टिक स्टेट होता है, ये लिक्विड स्टेट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो लिक्विड लिमिट में होता है, तो सबसे पहले किस में होगा, लिक्विड लिमिट में होगा। उसके बाद कौन सा होगा, प्लास्टिक लिमिट होगा, फिर श्रिंकेज लिमिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका सीक्वेंस बनेगा 3 2 1, तो सबसे ज़्यादा 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो 3 2 1 देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है, 3 2 1 सी में दिया हुआ, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। Which one of the following equation characterize the relationship between the specific gravity में रिलेशन पूछ रहा है, सॉइल ग्रेविटी एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनिशिएट क्यूब कंडीशन। क्यूब कंडीशन में पूछ रहा है रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्यूब कंडीशन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का क्या होता है, I इज इक्वल टू G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E, यही फॉर्मूला होता है। I इज इक्वल टू G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया हुआ है क्यूब कंडीशन में I और G दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें देख रहे हैं कि G का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होता है, तो G का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना I प्लस, ये I हो गया, प्लस I प्लस I E इज इक्वल टू G माइनस E। यहाँ से इसको इधर करेंगे तो कितना आ रहा है, अच्छा E का वैल्यू दिया हुआ, E का वैल्यू 0.5 दिया हुआ, E का वैल्यू 0.5 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, E का वैल्यू अगर I बराबर हम लोग देखें G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E का वैल्यू दिया हुआ 0.5, यहाँ पर 0.5 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, G माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5। यहाँ से G का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, G बराबर आ रहा है 1.5 I प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1.5 I प्लस 1, दैट इज सी। सिंपल इसमें फार्मूला हमको यही याद रखना था कि आई जो होता है क्यूब कंडीशन का कितना होता है, G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 0.5। इसको सोल्व करेंगे तो मेरा G का वैल्यू निकल जाएगा जो आ रहा है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। मैचिंग में हम लोग सबसे पहले क्या ट्रिक्स जानते हैं, जो सबसे आसान है उसको चूज करते हैं। तो सबसे आसान हम लोग क्या लगता है, एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव सॉइल कौन सा होता है, मोंट मोलिनाइट जो होता है सॉइल वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो बी का जो होगा 3 हो जाएगा कन्फर्म, मोंट मोलिनाइट। राइज ऑफ वाटर टेबल होगा तो बेयरिंग कैपेसिटी कम जाएगा, जैसे रिड्यूसिंग द बेयरिंग कैपेसिटी किसकी वजह से रिड्यूस करेगा, तो वाटर टेबल अगर राइज करेगा तो तो मेरा जो बेयरिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का वो कम जाएगा। तो इस तरह से इसका देखा जाए, ये सी का मेरा 1 हो जाएगा। एक्सेसिव
एक्सेसिव सेटलमेंट कब होता है? सेटलमेंट कब बढ़ जाएगा? जब कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो, हाईली कॉम्प्रेसिबल सॉइल है तो उसका सेटलमेंट ज़्यादा होता है। इस तरह से इसका देखें तो 2 हो जाएगा, 2 3 1, तो ये बच गया 4, 2 3 1 4। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 डी में दिया हुआ। हम लोग सबसे आसान मैचिंग में यही देखते हैं कि जो सबसे सिंपल है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आंसर निकल जाता है। इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहा है? ये फ्लो नेट जानते हैं कि किसमें नोट यूज किया जाता है, किसमें परमेबिलिटी निकालने के लिए यूज नहीं किया जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फ्लो नेट का यूज नहीं किया जाता परमेबिलिटी को मेजर करने के लिए, परमेबिलिटी निकालने के लिए। हम क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो पहले पढ़ लेते हैं। ए फ्लो नेट constructed to determine the seepage through an earth dam which is homogeneous but anisotropic give 4 flow channel दिया हुआ है 4 and 16 equipotential drop दिया हुआ है 16। the coefficient of permeability दिया हुआ है horizontal and vertical। अच्छा, horizontal केस में दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ और वर्टिकल केस में दिया हुआ 1 × 10⁻⁷ मीटर रिस्पेक्टिवली। इज द स्टोरेज हेड दिया हुआ 20 मीटर। देन द सीपेज पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं सीपेज पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है अगर क्यू का, तो कितना होता है KH/NF डिवाइड बाई ND। NF क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ये हो गया नंबर ऑफ फ्लो चैनल, और ND हो गया नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम लोग को NF दिया हुआ, ND दिया हुआ, H दिया हुआ, K दिया हुआ दो फॉर्म में, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मॉड। तो K इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग K इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या जानते हैं? K हॉरिजॉन्टल इंटू K वर्टिकल का अंडर स्क्वायर रूट। अगर दो डायरेक्शन में दिया हुआ एक्स और वाई के फॉर्म में, तो इस तरह से अगर यही हम लोग Q तीन को K इक्विवेलेंट अगर 3 डायरेक्शन में रहता है तो K इक्विवेलेंट में कितना हो जाता है? 1/3 KX KY इंटू KZ। लेकिन यहाँ पर 2 डायरेक्शन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो यहाँ पर जो K इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा? KX इंटू KY, दोनों का वैल्यू निकालेंगे। 4 दिया हुआ है इंटू 1 दिया हुआ है इंटू 10⁻⁷ दोनों में दिया हुआ है, 10⁻⁷ 2 बार हो जाता है 2 इंटू जो K इक्विवेलेंट जो मेरा आ गया यहाँ से वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, जो इसका यूनिट है वही रह जाएगा। तो K इक्विवेलेंट आ गया। अब बचा H, तो हम लोग Q निकालना है। तो Q बराबर हम लोग देखें क्या होता है, Q इज इक्वल टू KH/NF/ND। ठीक है, K दिया गया मेरा 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷, H दिया हुआ है मेरा 20 दिया हुआ है, NF दिया हुआ है मेरा 4 और 4 दिया हुआ था, और ND नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप 16 दिया हुआ है। हम सॉल्व करेंगे 4 4 2 10, तो हो जाएगा लगभग मेरा जो आ रहा है वो 10 आ रहा है यहाँ पे, 10 इंटू 10⁻⁷। तो इस तरह सॉल्व किए तो मेरा जो आ गया Q का जो वैल्यू आ गया 10 इंटू 10⁻⁷। इसमें कुछ नहीं करना था, KH/NF डिवाइड बाई ND, यही फार्मूला यूज करना है Q निकालने के लिए। और K इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा, K इक्विवेलेंट के लिए भी हम फार्मूला देख लिए। K इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है अगर 2 डायरेक्शन में है तो KX KY। ठीक है, इस तरह से मेरा आंसर इसका बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक क्ले सॉइल स्पेसिमेन व्हेन टेस्टेड इन द अनकन्फाइंड कंडीशन, ठीक है, गिव द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU का वैल्यू दिया हुआ है 100। ए स्पेसिमेन ऑफ द सेम क्ले विद द सेम इनिशियल कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू UU ट्रायक्सियल टेस्ट अंडर द सेल प्रेशर दिया हुआ Q3, सिग्मा 3 दिया हुआ 100 किलोमीटर पर मीटर। द एक्सेल स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो निकालना एक्सेल स्ट्रेस जो फेलुअर पर कितना होता है, सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे पहले तो क्ले है, तो क्ले दिया हुआ है, ठीक है, तो जो 5 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, C का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो C बराबर हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है 2C। तो Q दिया हुआ है मेरा 100, तो C निकाल जाएंगे यहाँ से, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50। तो हम लोग देख लिए यहाँ से, अगर हम लोग देखा तो 5 का जो वैल्यू आ गया क्ले की वजह से 0 हो गया, और C का भी 0 आ गया और 50 हो गया, 50 यूनिट हो गया। जो भी यूनिट दिया हुआ है इसका उस यूनिट में 50 हो गया 50। तो हम लोग को निकालना है सिग्मा 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 0 हो जाएगा, मीन्स 45 5 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 2C
10 स्क्वायर यहाँ था 10 45 प्लस 0 ये भी 45 बच जाएगा, तो 2c से ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब क्या बच गया मेरा, तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी सिग्मा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 3 इंटू 1 प्लस 2c। ठीक है, तो सिग्मा 3 मेरा कितना दिया हुआ है, तो सिग्मा 3 मेरा दिया हुआ था 100। ठीक है, सेल प्रेशर 100 दिया हुआ है तो 100 हो जाएगा, प्लस में 2c कितना दिया हुआ था 2 और 100c आ गया था मेरा 50। तो इस सॉल्व किए तो कितना आ गया 100 प्लस 100 बोलो तो 200, तो 200 इसका ऑप्शन आ गया, दैट इज 200 सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है, द एस इज द शियर स्ट्रेस दिया हुआ, C5 शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, सिग्मा इज द नॉर्मल स्ट्रेस एट द फेल्यूर, देन द कॉलम्स इक्वेशन। कॉलम्स इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू C प्लस नॉर्मल स्ट्रेस, ये इफेक्टिव स्ट्रेस होता है tan phi। ठीक है, ये होता है, बट यहाँ पर ई दिया हुआ टॉ स्ट्रेस का जो सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे एस दिया हुआ है शियर स्ट्रेस का, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा C प्लस सिग्मा tan phi। तो C प्लस सिग्मा एंड tan phi किस में दिया हुआ वो देख लेते हैं, तो एस माइनस टेन अगर इसको करेंगे सोल्व तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एस इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं किस में आ रहा है, तो एस का अगर निकालेंगे तो सिग्मा एन इधर नहीं होता है, तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, बट इसके साथ सी अटैच नहीं होता है, सी बराबर नहीं होता, एस बराबर होता, तो जो बी होगा वो सही होगा। फॉर्मूला जो मेरा है वो बी होगा, क्योंकि एस बराबर क्या होता है C प्लस सिग्मा tan phi। तो इस तरह से मेरा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ प्रेशर एट द रिजल्टेंट पॉसिबल ऑफ द बॉल मूवमेंट दिया हुआ है एंड शो इन फिगर द पॉइंट मार्क एक्स इन द डायग्राम। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखते हैं, तो एक्स देख रहे हैं कि टुवार्ड्स बैक फील है, अवे बैक फील है। तो टुवार्ड्स जो होता है वो पैसिव होता है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं, जब बॉल मूवमेंट अगर टुवार्ड्स हो तो पैसिव होता है और अवे हो तो एक्टिव होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा, और अगर टुवार्ड्स हो तो पैसिव होगा। तो अवे है तो एक्टिव हो जाएगा इधर की ओर, और इधर है तो पैसिव हो जाएगा। तो मेरा एक्स है वो किधर है, पैसिव की तरफ है, तो पैसिव अर्थ प्रेशर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें पैसिव अर्थ प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज पैसिव अर्थ प्रेशर, दैट इज डे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इधर कोहेजन लेस सॉइल है, इसी कोहेजन लेस सॉइल आ जाएगा, तो बोले तो इसका कोहेजन लेस सॉइल डिपॉजिट हैविंग ए यूनिट वेट दिया हुआ है, कोहेजन लेस सॉइल है तो C बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया हुआ 30 डिग्री, द एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। अच्छा, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है कहाँ पे, 10 मीटर डेप्थ पे, 10 मीटर डेप्थ पूछ रहा है एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए हम लोग K निकालना पड़ेगा और KP निकालना पड़ेगा। तो K बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, तो इसको सोल्व किए तो कितना आ जाएगा मेरा 1 माइनस साइन 30 निकालेंगे तो 1/1.1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 सोल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और KP जो होगा, KP बराबर क्या होता है, पैसिव में निकालेगा तो 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव, ऊपर प्लस हो जाता है पैसिव में, इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए क्या कि KA मेरा 1/3 आ गया और KP जो आ गया मेरा वो 3 आ गया। तो हम लोग क्या निकालना है, अर्थ प्रेशर निकालना है, पैसिव और एक्टिव कहाँ पे, 10 मीटर डेप्थ पे। तो हम लोग जानते हैं 10 मीटर डेप्थ पे अगर निकाला जाए, ये डेप्थ पे अगर मान लीजिए H डेप्थ पे निकालते हैं, तो जो डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, KA टू गामा H ये होता है। अगर हॉरिजेंटली इधर वर्टिकल जो है, अगर इसी को वर्टिकल फॉर्म में निकाला जाए तो एरिया में होता है, बट सिर्फ डेप्थ पे पूछ रहा है, तो डेप्थ पे कितना हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि डेप्थ पे पूछ रहा है, तो डेप्थ पे मेरा कितना हो जाएगा K गामा इंटू H। ठीक है, वर्टिकल डेप्थ पे। तो इसमें से निकाल लेते हैं पहला केस, अगर हम पहला किसका पूछ रहा है, एक्टिव का, तो एक्टिव निकालने के लिए KA गामा इंटू H, KA कितना गया था 1/3, गामा कितना दिया हुआ 1.5 और H कितना दिया हुआ मेरा 10। इसको डिवाइड किए, सॉल्व किए तो कितना गया 3 × 5 = 15, 0.5 × 5 10 बोले तो 5। एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया 5, और पैसिव निकालें तो पैसिव निकालते हैं, पैसिव प्रेशर कितना हो जाएगा, तो KP इंटू गामा इंटू H, KP का वैल्यू हो गया था 3, 1.5 दिया हुआ है गामा और H दिया हुआ 10। इसको सोल्व किया तो 15 × 10 बोले तो 45, दैट इज 45 मीन्स KPA का जो वैल्यू आ गया
वो 5 आ गया, और पीपी का जो वैल्यू आ गया पैसिव प्रेशर का वो 45 आ गया। तो 5 एंड 45 ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, 5 एंड 45 बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, गिवन दैट के नॉट अर्थ प्रेशर दिया हुआ है रेस्ट में, के एक्टिव अर्थ प्रेशर दिया हुआ है, के पे पैसिव अर्थ प्रेशर दिया हुआ है, म्यू पॉइसन्स रेशियो दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस म्यू। अच्छा, इसका वैल्यू पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं ये जो के नोट होता है मीन्स रेस्ट प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में जो फॉर्मूला होता है म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, लेकिन क्या पूछ रहा है 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इसका उल्टा कह रहा है, तो मतलब कह सकते हैं कि 1 बाई के नोट जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस म्यू नोट डिवाइड बाई म्यू नोट। वो म्यू नोट हो जाएगा, इसको पॉइसन्स रेशियो मान लेते हैं, तो इस तरह से देख रहे हैं 1 बाई के नोट हो जाएगा, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्कैम्पटन प्रेशर पूछ रहा है, स्कैम्पटन पोर प्रेशर ए एंड बी क्या होगा, किसके लिए, सैचुरेटेड के लिए। तो सैचुरेटेड के लिए हम लोग जानते हैं कि बी बराबर 0 होता है। इसी में अगर ड्राई रहता तो बी बराबर, सैचुरेटेड में बी बराबर 1 हो जाता है और ड्राई में 0 हो जाता है। जब ड्राई रहेगा सैचुरेटेड है तो बी बराबर 1 हो जाएगा, और अगर ड्राई रहता तो बी बराबर 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं हम लोग कि सैचुरेटेड प्रेशर बी, हाँ तो 1 इसमें दिया हुआ है, दैट इज डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, 64 नंबर जो है, 6 नंबर का था चेंजेस पूछ रहा है किसमें, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। जब कंसोलिडेशन होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगा। तो कंसोलिडेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, कंसोलिडेशन किसके वजह से होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ वाटर प्रेशर। जो वाटर प्रेशर के वजह से चेंज होता है, वाटर प्रेशर या पोर वाटर के वजह से जो चेंज होता है उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। मीन्स कंसोलिडेशन जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन पोर वाटर प्रेशर से। यही अगर कॉम्पैक्शन रहता तो किसके वजह से होता, पोर एयर के वजह से होता है। जब एयर रिमूव होता है उसको कॉम्पैक्शन कहते हैं, और वाटर रिमूव होता है तो उस समय मतलब चेंज करता है, उस समय कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन किसके वजह से हो गया, तो वाटर पोर जो होता है उसको रिमूव करता है। ये कॉम्पैक्शन रहता है, अगर कॉम्पैक्शन रहता है तो कॉम्पैक्शन में एयर रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है चेंजिंग क्या होगा कंसोलिडेशन में, तो इंक्रीज द पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज करेगा, नहीं ये डिक्रीज करेगा। इंक्रीज द पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो गलत हो गया, डिक्रीज द पोर वाटर प्रेशर सही है। आगे देखते हैं वाटर प्रेशर एंड डिक्रीज द इफेक्टिव प्रेशर डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज द पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज करेगा, एंड प्रेशर एंड इंक्रीज द इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, पोर वाटर जो होता है कंसोलिडेशन प्रोसेस में वो डिक्रीज करता है, और इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्या कर रहा है, इफ द एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 15 आ जाए तो फाइंड द लेयर बिलो वाटर टेबल देन इक्विवेलेंट पेनिट्रेशन टेस्ट। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, मीन्स जो इसमें जो निकलता है इफेक्टिवली वो कितना होगा। अगर इनका वैल्यू 15 से ज़्यादा आ जाए तो इनका जगह अगर 15 से ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसमें दो फार्मूला है, एक करेक्शन लगता है इसमें। अगर एन से ज़्यादा आए तो उसको ओवरबर्डन प्रेशर में करेक्शन लगता है, ओवरबर्डन करेक्शन होता है। तो इंडस बराबर कितना हो जाएगा, दो केस में दो करेक्शन लगता है, एक ओवरबर्डन करेक्शन, एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन। ठीक है, तो अगर 15 से ज़्यादा आ जाए तो ओवरबर्डन प्रेशर, इसमें ओवरबर्डन करेक्शन कंसीडर करते हैं। तो ओवरबर्डन करेक्शन में अगर एन से ज़्यादा आ रहा है 15, अगर एन 15 से ज़्यादा आ रहा है तो जो एन का जो वैल्यू होगा, इंडस का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 15 प्लस एन जो भी कंसीडर किए थे, एन जो आया था वो एन माइनस 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होता है ओवरबर्डन करेक्शन। ठीक है, दूसरा एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन। तो N2 उसमें देखा जाए तो कितना होता है, N1 350 डिवाइड बाई N1 इंटू 350 डिवाइड बाई सिग्मा नोट प्लस 70। ये दो करेक्शन कंसिडर किया जाता है SPT वैल्यू में। तो इसमें पहला करेक्शन ही पूछ रहा है, तो पहला करेक्शन में मेरा अगर एन का वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें कौन सा कंसिडर करते हैं, तो एन का जो वैल्यू ज़्यादा आता है तो N1 का जो वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 15 प्लस एन माइनस 15 डिवाइड बाई 2 ये होता है। तो
तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें किस में दिया हुआ है, n+15/2 दैट इज सी में दिया, दैट इज टी। इसी का अगर हमको डायरेक्ट टेंसी का रिएक्शन निकालने का था तो डायरेक्ट टेंसी में क्या होता है, n0 जो पहले निकालनी है वो 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा नोट प्लस 70। सिग्मा नेट का जो वैल्यू होता है नोट ग्रेटर देन 280 होता है, ठीक है, नोट ग्रेटर देन 280। इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो फॉर्मूला हो रहा है वो सी हो रहा है 15 + n-15 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का है। तो मैचिंग में हम लोग अभी ट्रिक जानते हैं कि जो सबसे सिंपल है उसको वहाँ से शुरुआत करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग ए बी से इंडिकेट करते हैं। ए बी बराबर क्या होता है, डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा। तो ये रिलेशन किसी में है, वॉइड रेशियो और स्ट्रेस में। तो वॉइड रेशियो और स्ट्रेस देख लेते हैं। वॉइड रेशियो पर स्ट्रेस ये दिया रिलेशन दैट इज 1 का 2 हो जाएगा। कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स का देखा जाए तो डेल ई डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 होता है। ये फार्मूला होता है किसका, कंप्रेशन इंडेक्स को सी सी से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है डेल ई चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। तो ये रिलेशन किस में हो गया, चेंज इन वॉइड रेशियो एंड लॉग स्ट्रेस। तो लॉग स्ट्रेस और वॉइड रेशियो, लॉग स्ट्रेस और वॉइड रेशियो यहाँ दिया हुआ है, लॉग स्ट्रेस एंड वॉइड रेशियो में। तो ये हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। और कंप्रेसिबिलिटी के लिए किससे रिलेटेड था, डेल ई बाई डेल सिग्मा दैट इज 2 हो जाएगा। और दूसरा बचिएगा कोएफिशिएंट ऑफ सब ग्रेड मॉडुलस, सब ग्रेड मॉडुलस तो स्ट्रेस डिफॉर्मेशन के लिए दैट इज 1। तो 2 4 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 1 दैट इज सी। सिंपल हम लोग देखें इसमें सी सी का फॉर्मूला पूछ रहा था और सी सी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल ई डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 होता है। और दूसरा पूछ रहा था ए भी बोले तो कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा। दोनों का फॉर्मूला याद था तो इससे निकाल लिया, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए ड्राई सैंड पूछ रहा है। स्पेसिमेन इज पुट थ्रू ए ट्रैक्सल टेस्ट, द सेल प्रेशर 50 kPa एंड द डेविएटेड स्ट्रेस फैल्यूर 100। मतलब से सिग्मा 3 दिया हुआ और सिग्मा डी दिया हुआ। सिग्मा 3 दिया हुआ कितना 50 और सिग्मा डी दिया हुआ 100। तो यहाँ से अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा 1 का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि सिग्मा 1 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, डेविएटेड स्ट्रेस प्लस सेल प्रेशर स्ट्रेस, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कितना रहा, डेविएटेड 100 दिया हुआ था प्लस 50 तो मर गया 150। सिग्मा 1 का वैल्यू आ गया मेरा 150 और सिग्मा 3 दिया हुआ मेरा 50। तो पूछ क्या रहा है इसमें, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल पूछ रहा है कितना होता है। तभी हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। अभी सैंड दिया हुआ है, सैंड दिया हुआ है मीन सी का जो वैल्यू होगा, सैंड दिया हुआ है, सैंड दिया हुआ है और ड्राई सैंड के लिए निकाल रहे हैं। तो ड्राई सैंड के लिए निकाल रहे हैं तो ड्राई सैंड के लिए निकाल रहे हैं तो सी जो होगा कोहेजन जो होगा, कोहेजन लेस वाला, तो सी जो होगा वो 0 होगा इसमें, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 + 5/2 प्लस 2c tan 45 + 5/2। तो c 0 है तो इस तरह से पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा ये टर्म। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 + 5/2। सिग्मा 1 मेरा कितना आ गया था 50 + 100 बोले तो 150 और सिग्मा 3 मेरा 50 दिया हुआ था। यहाँ से tan स्क्वायर 45 + 5/2, 5 में 150 डालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो √3 आ जाएगा। तो कह सकते हैं √3 इज इक्वल टू tan 45 + 5/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 60। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का जो वैल्यू आ रहा है मेरा 5 बराबर 30 डिग्री, दैट इज बी। इसमें कुछ नहीं था, एक फार्मूला था सिर्फ, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 + 5/2 प्लस 2c tan 45 + 5/2। 2c इसमें c का वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहाँ पे सैंड है, इसलिए c का वैल्यू 0 कंसिडर किए, इसको सॉल्व किए तो मेरा 5 का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले सैंपल इज कंसिडर। इनिशियल और फाइनल वॉइड रेशियो दिया हुआ है 1 and 0.5 रिस्पेक्टिवली। इफ द इनिशियल थिकनेस दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर,
देन द फाइनल थिकनेस। तो फाइनल थिकनेस निकालना है तो इसके लिए हमको सेटलमेंट दिखना पड़ेगा कि सेटलमेंट कितना हुआ। तो सेटलमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अगर चेंज इन वॉइड रेशियो के फॉर्म में, तो डेल एच डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू डेल ई डिवाइड बाई ई। इसी फॉर्मूला पर निकालते हैं, डेल एच निकाल लेते हैं। डेल एच में जितना चेंजिंग होगा उसको ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेकंड H1 मेरा दिया हुआ है तो H2 निकल जाएगा। तो H1 मेरा कितना दिया हुआ है 2.4, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखें 1 दिया हुआ है, ई नोट 1 दिया हुआ, तो डेल एच का वैल्यू निकालने हैं। डेल एच कितना दिया हुआ है 2.4, डेल ई कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 बोले तो 0.5। इनिशियल कितना दिया हुआ था मेरा, इनिशियल दिया हुआ 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद देख रहे हैं तो कितना आ रहा है डेल एच का वैल्यू। डेल एच का वैल्यू मेरा आ रहा है 0.6 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 0.6 सेंटीमीटर। तो H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, H1 मेरा दिया हुआ है 2.4 और डेल एच मेरा आ गया 0.6, 2.4 दिया हुआ और 0.6 आ गया, तो H2 वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो H2 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 2.4 माइनस 0.6, तो आ जाएगा मेरा 1.8, दैट इज बी। कुछ नहीं इसमें करना था, सेटलमेंट निकालना है। डेल एच डिवाइड एच इज इक्वल टू डेल ई डिवाइड बाई 1 प्लस डेल ई डिवाइड बाई ई। इसी फार्मूला पे हम लोग निकाल लिए थे। तो फार्मूला होता है सेटलमेंट का जो फार्मूला हो रहा है वो मेरा कितना होता है, डेल एच डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू डेल ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट, ठीक है। 1 प्लस ई नोट से इसको निकाल लिए हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो जो डेल एच का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा 0.6 आ रहा है। यहाँ से H2 निकाल लेंगे, ठीक है। इसी फार्मूला पे ई नोट कितना होगा 1 दिया हुआ है, डेल ई कितना हो जाएगा 0.5 होगा। तो यहाँ से निकाल के हम लोग देख लिए कि बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। चार्ट दिया हुआ है, न्यूमैक्स चार्ट, ए पार्ट ऑफ न्यूमैक्स इन्फ्लुएंस चार्ट with 4 concentric circle दिया हुआ। सो इन द फिगर द हैच एरिया 1 and 2 आर द लोडेड सेपरेटली विद द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोड सेम है, ठीक है। तो प्रेशर पूछ रहा है कितना होगा। 4 कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं पहला सर्किल दिया हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सर्किल इसमें दिया हुआ, कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि स्ट्रेस कितना होगा। तो स्ट्रेस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस बराबर जानते हैं लोड इंटेंसिटी इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर। तो न्यूमैक्स चार्ट में जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है, जो हर एक एरिया का जो यहाँ पर जो होगा इन्फ्लुएंस जो वैल्यू है वो सेम होगा। इसका जो इन्फ्लुएंस वैल्यू होगा वो सेम होगा, हर केस के लिए इन्फ्लुएंस वैल्यू सेम होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस वैल्यू सेम होगा और यहाँ पर जो इंटेंसिटी दिया हुआ है, लोड इंटेंसिटी, वो सेम दिया हुआ है, सेम लोड इंटेंसिटी दिया हुआ और IF का वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो दोनों केस क्या, चारों केस का जो स्ट्रेस होगा 1 = 2 = 3 = 4, इन चारों कॉन्सेंट्रिक सर्किल पर अगर लोड किया जाए सेम इंटेंसिटी का, तो उसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो लोड होगा तो बाय 1 and 2 भी इक्वल, दोनों जो स्ट्रेस इंटेंसिटी होगा, स्ट्रेस प्रेशर का जो होगा वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोड इंटेंसिटी सेम है और IF ऑटोमेटिक जो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल का वो सेम होता है। इस तरह से कह सकते हैं इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंडर रेम्ड पाइल। अंडर रेम्ड पाइल का पूछ रहा है। अंडर रेम्ड पाइल कौन सा पाइल होता है, अंडर रेम्ड पाइल में पूछ रहा है। अंडर रेम्ड पाइल इस तरह से बनता है, ठीक है। अंडर रेम्ड पाइल हो गया। तो अंडर रेम्ड पाइल में पूछ रहा है क्या होगा। दे आर यूज्ड इन एक्सपेंसिव सॉइल। जो अंडर रेम्ड पाइल होता है क्या वो एक्सपेंसिव सॉइल में यूज किया जाता है। हाँ, एक्सपेंसिव सॉइल में यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंसिव सॉइल काफ़ी वो माउंट मोलेनार्ड सॉइल जो होता है एक्सपेंसिव होता है, स्वेलिंग कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। मीन्स इसका जो पाइलिंग होता है अंडर रेम्ड कंडीशन में बनाया जाता है, ठीक है, एक्सपेंसिव सॉइल में। तो कह सकते हैं कि सही होगा। प्री कास्ट नहीं होता, ये जो प्री कास्ट है वो प्री कास्ट नहीं होता। द रेशियो ऑफ बल्ब टू सॉफ्ट, जो बल्ब हो गया इसका और सॉफ्ट डायमीटर जो हो गया उसका जो रेशियो होगा वो 2 to 3 टाइम्स होता है। इसका जो रेशियो होगा वो 2 to 3 टाइम्स होता है और जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में मिनिमम 1.5 टाइम्स डायमीटर का होना चाहिए,
तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा प्री कास्ट सिर्फ नहीं होगा, ये गलत है, एक्सपेंसिव में होता है। बल्ब रेशियो जो होता है सबका 2 से 3 होता है, सही है। तो मिनिमम स्पेसिंग जो होता है दो रिम्ड का, दो बल्ब का, वो कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स द बल्ब डायमीटर। जो दो अभी देखें, ये जो गैप हो गया है दोनों के बीच का, और मिनिमम कितना होना चाहिए 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो दोनों का जो गैप होता है मिनिमम कितना होना चाहिए 1. इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम इसको स्पेसिंग होना चाहिए रिम्ड का, जो अंडर रिम्ड का जो है वो 1.5 टाइम्स डायमीटर होना चाहिए रिम्ड का, बल्ब का। तो इस तरह से देखें हम लोग कि प्री कास्ट नहीं होता है, अंडर रिम्ड पल एक्सपेंसिव सॉइल में यूज किया जाता है, रिम्ड नहीं होता है। जो दोनों का रेशियो होता है 2 से 3 होता है, 1.5 टाइम्स इसका स्पेसिंग होता है। तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। 1 3 4 सही है मेरा, 1 3 4 मेरा बी में दिया, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में फिर स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ मेरा सिंपल है। तो प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट हम लोग जानते हैं किस में यूज होता है, सेटलमेंट निकालने के लिए यूज होता है, और इंटेंसिटी। तो सेटलमेंट के लिए कौन सा दिया हुआ है, सेटलमेंट मेरा इसमें दिया हुआ सेटलमेंट वैल्यू। तो पहला ए का मेरा 2 हो जाएगा। एसपीटी वैल्यू, एसपीटी वैल्यू के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा होता है, एसपीटी टेस्ट। तो यहाँ से देख रहे हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से क्या निकलेगा, एसपीटी वैल्यू निकलेगा। तो इससे 4 हम लोग हो गया। तो स्टैटिक डैच कौन पेनिट्रेशन, कौन पेनिट्रेशन कहाँ यूज होता है, तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पे देखा है स्किन फ्रिक्शन, तो उसमें कौन पेनिट्रेशन टेस्ट यूज होता है। कौन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्किन फ्रिक्शन जहाँ पे आया वहाँ पे कर सकते हैं कौन पेनिट्रेशन। इसमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आ गया तो इसका हो जाएगा 1। तो 2 4 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 2 4 1 किस में दिया हुआ, 2 4 1 मेरा सी में दिया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी वैल्यू में तो पूछ रहा है, स्प्लिट स्पून सैम्पलर इज पेनिट्रेट इनटू सॉइल स्ट्रेटम बाय गिविंग ब्लो। जो ब्लो होता है इसमें 30 ब्लो होता है पर मिनट। ये भी याद रखना है, जो टोटल ब्लो जो होता है 1 मिनट में वो 30 होता है, 30 ब्लो पर मिनट, याद रखना है। फ्रॉम ए ड्रॉप बेट कितना होता है, बेट जो होता है इसका 65 kg होता है, और जो हाइट होता है 75 सेंटीमीटर होता है। फ्री फॉल ऑन द 75 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा है कि फ्री फॉल कितना होगा और वेट कितना होगा। तो वेट जो होता है, फ्री फॉल जो होता है वो 75 सेंटीमीटर होता है, वेट जो होता है 65 kg होता है, और ब्लो अगर पूछता है तो ब्लो होता है 30 ब्लो पर मिनट। तो इसमें देख लेते हैं 65 75 किस में दिया हुआ, दैट इज सी दिया हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो मेक सर्टेन दैट द वैकफिल मटेरियल इज मोर प्रीवियस दैन द सॉइल टू बी ड्रेन्ड, रिलेशनशिप यूज। तो ड्रेन करने जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा, तो D15 फिल्टर जो होगा लेस देन होगा इक्वल टू D85 प्रोटेक्टेड सॉइल का, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। When plasticity index PI of a local soil 15 and PI of sand 0 for the desired PI of 6, the percentage of sand is the mix should be। परसेंटेज ऑफ सॉइल मिक्स में तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जो मिक्स टोटल है वो 100 एज्यूम करते हैं, ठीक है, 100 एज्यूम करते हैं। टोटल जो होता है इसका उसको 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो जो इसका PI 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 6 × 100 मिक्स का 100। तो सैंड का जो है, सैंड का अगर हम मान लें तो x 100 में x जो है वो सैंड है। तो सैंड का अगर देख रहे हैं तो 0 दिया हुआ PI का वैल्यू, तो 0 × x निकाल लिए, प्लस PI दिया हुआ था लोकल मटेरियल का, सॉइल का कितना दिया हुआ 15। तो 15 × अब मिक्स कितना बच गया, x सैंड हो गया, तो मिक्स सॉइल कितना हो जाएगा 100 - x। या फिर इसको और सॉल्व करके अगर सिंपल फ्रेश में देखा जाए तो 6 × 100 इज इक्वल टू 6 मान लिए दिया हुआ था इसका PI सॉइल का, मिक्स मान लिया है 100, सैंड का दिया हुआ है 0 PI, इसको x मान लेते हैं, प्लस जो सॉइल है उसका दिया हुआ PI का वैल्यू 15। तो अब मिक्स कितना बच गया 100 - x। इसी को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वही सैंड का क्वांटिटी पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ सैंड पूछ रहा था इसमें कितना है। तो सैंड का हम x मान लिए हैं, सैंड को अगर हम x मान लेते हैं तो x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू हम सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन से। तो जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा आ रहा है 60%। तो 60% आ रहा है, दैट इज 60, ठीक है, शुड बी मिक्स। तो क्या पहले सबसे पहले मिक्स मान लेता है 100, और जो सैंड दिया हुआ उसको x मान लेते हैं। तो यहीं से निकालें 6 × 100 इज इक्वल टू
PI इसका 0 दिया हुआ था, तो 0 इंटू एक्स प्लस 15 दिया हुआ है PI किसका, सॉइल का, तो PI 100 हो जाएगा। और एक्स मान लेते हैं सैंड, 100 में से x हो गया सैंड, तो बच गया ये कितना 100 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आ रहा है वो 60 आ रहा है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, फ्लोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करने बोला पढ़ने के लिए। इसके बाद नीचे पूछ रहा है करेक्ट इसमें कौन कौन सा, तो देख लेते हैं। डायनेमिक कॉन्पेटेशन टेस्ट फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन, और बड़ा करते हैं। डायनेमिक कॉन्पेटेशन टेस्ट फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इलास्टिक शॉक वेव ट्रैवल इन डिफरेंट मटेरियल एट डिफरेंट वेलोसिटी। इलास्टिक शॉक वेव जो होता है ट्रैवल करता है डिफरेंट मटेरियल एट डिफरेंट वेलोसिटी। इलास्टिक शॉक वेव ट्रैवल कर रहा है डायनेमिक कोण में, तो ड्राइविंग में इलास्टिक शॉक वेव नहीं ट्रैवल कर जाता, तो ये गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक वेव ये इलेक्ट्रिक मटेरियल में यूज होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मेथड होता है उसमें होता है इलेक्ट्रिक शॉक वेव। लेकिन ये डायनेमिक कॉन्पेटेशन टेस्ट, डायनेमिक कॉन्पेटेशन टेस्ट में इलास्टिक शॉक वेव ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मेथड में ट्रैवल करता है शॉक वेव। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड ऑफ सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ओनली द स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, इसमें यूज किया जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सिटू वेन शियर टेस्ट है इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वेरी सॉफ्ट क्ले। हाँ, जो शियर टेस्ट होता है वो सॉफ्ट क्ले के लिए यूज किया जाता है, सॉलिड एंड सेंसिटिव क्ले एंड अनसूटेबल फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए अनसूटेबल होता है, सॉफ्ट के लिए जो शियर टेस्ट है वो सिर्फ क्ले के लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर सैंडी सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाता। तो ये मेरा सही है, ये भी सही है। पहला जो था डायनेमिक कोण मेथड में शॉक वेव ट्रैवल नहीं करता, डायनेमिक कोण मेथड में शॉक वेव ट्रैवल नहीं किया जाता। एक मेरा गलत है, 2 सही है, 3 सही है। तो इस तरह से देख लेंगे 2 3 सही मेरा दिया हुआ सी में, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बेल ग्रेडेड सैंड पूछ रहा था। बेल ग्रेडेड सैंड क्या होता है, तो बेल ग्रेडेड सैंड में CU का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 6 होता है, और CC का जो वैल्यू होता है लाइज करता है 3 और 1 के बीच में। ठीक है, तो यही इसमें पूछ रहा है। तो ए बेल ग्रेडेड सैंड यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 6, सही है। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC का वैल्यू 1 और 3 से बीच में लाइज करता है, सही है। यही अगर यहाँ पे ग्रेवल रहता, बेल ग्रेडेड अगर ग्रेवल रहता तो इसका क्या होता है, CU का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होता है, और CC का जो वैल्यू होता है 3 और 1 के बीच में लाइज करता है। तो यहाँ पे सैंड है, तो सैंड के लिए 6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। इफेक्टिव साइज ग्रेटर देन 1 mm, नहीं ये गलत है, 1 और 2 सिर्फ सही है, तो 1 2 सही है, और किस में, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल विदाउट एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट ऑन द सबमर्ज इन वाटर इज टर्म एज फ्री स्वेल ऑफ सॉइल। जो अगर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम का विदाउट एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विदाउट एक्सटर्नल। अगर विदाउट एक्सटर्नल है तो उसको स्वेलिंग करते हैं, मतलब फ्री स्वेल, दैट इज ये सही हो गया। क्ले सॉइल रिच इन मॉन्ट मोरिलोनाइट एग्जिबिट वेरी लो स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक। जो मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है वो स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक का लो होता है, नहीं इसका जो हाई होता है, ये हाई होता है। और ये ब्लैक सॉइल जो होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल कह सकते हैं या ब्लैक सॉइल कहते हैं, वो काफ़ी मॉन्ट मोरिलोनाइट सॉइल होता है, और काफ़ी स्वेलिंग होता है, काफ़ी एक्टिव सॉइल होता है। जो स्वेलिंग सॉइल होता है वो एक्टिव होता है, ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट सॉइल। तो इसका स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स हाई होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, तो ये लो नहीं होता, मीन्स ये 2 गलत है, तो 1 सही होगा और 3 सही होगा। ऑप्शन बच गया 1 और 3 मेरा, दैट इज बी में। ऑटोमेटिक देख लेते हैं तो वो गलत होता है, जो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा, कांस्टेंट हेड पैरामीटर इज बेस्ट सुटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। कांस्टेंट हेड मेथड है, ठीक है। कांस्टेंट हेड मेथड जो होता है कोर्स सॉइल के लिए होता है, जो कि पूछ रहा है किसके लिए, इम्परमेबल सॉइल के लिए। ठीक है, इम्परमेबल सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड मेथड एप्लीकेबल होता है नहीं। कांस्टेंट हेड मेथड जो होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वो कोर्सर सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, इम्परमेबल के लिए नहीं होता, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल मास डिक्रीज विथ इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द, के का जो वैल्यू देखे हैं, परमिएबिलिटी पूछ रहा है,
के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, विस्कोसिटी का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, क्योंकि विस्कोसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो यहाँ से कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज विथ इंक्रीज द विस्कोसिटी, सही है, क्योंकि के जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल मस्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, हाँ ये भी सही है, के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो ये भी रिलेशन सही है और ये भी रिलेशन सही है, सिर्फ एक गलत है, 2 और 3 सही है, बट 2 और 3 सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, द रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज नॉट सेम एज द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन अगर आरसी का जो वैल्यू देखा जाए तो 0.2 या 20% कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, प्लस 80 होता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन का वैल्यू। ठीक है, और आईडी का जो वैल्यू होता है, रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है ये कोहेसिव प्लस कोहेजन लेस दोनों के लिए होता है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए सिर्फ होता है, तो दोनों अलग अलग होता है। यही पूछ रहा है कि नोट सेम, तो ये नोट सेम है, दैट इज सही हो गया। दूसरा पूछ रहा है क्या, वाइब्रो फ्लोटेशन इज नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ हाईली कोहेसिव सॉइल। हाईली कोहेसिव सॉइल के लिए वाइब्रो नोट यूज होता है, ये भी सही है, क्योंकि वाइब्रो फ्लोटेशन जो होता है किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है, लेकिन ये कोहेसिव सॉइल में क्या यूज होता है मेरा, सीप फुट रोलर, जो सीप फुट रोलर है वो कोहेसिव सॉइल में यूज होता है। यही बोल रहा है इसमें कि वाइब्रो फ्लोटेशन इज नॉट इफेक्टिवली यूज इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, सही है, ये भी सही है, और ये भी दोनों अलग अलग है, ये भी सही है, क्योंकि वाइब्रो जो होता है वो सैंडी के लिए यूज होता है और कोहेसिव में कौन यूज होता है, सीप फुट रोलर। तो मेरा ये भी सही हो गया, नोट था ये भी सही हो गया और ये भी सही है। 0 एयर वॉइड लाइन एंड 100% सैचुरेशन लाइन आर नॉट आइडेंटिकल। 0 एयर वॉइड और 100% जो एयर लाइन है, 0 एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन दोनों जो आइडेंटिकल नहीं है, नहीं ये दोनों आइडेंटिकल होता है। ठीक है, 0 एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन जो होता है दोनों आइडेंटिकल होता है। एक ही लाइन जो ये होता है उसी को बोलते हैं 0 एयर वॉइड लाइन बोलो या 100% सैचुरेशन लाइन बोलो। जो हम लोग देखें कॉम्पैक्शन में पढ़े हैं, कॉम्पैक्शन का जो ये लाइन होता है 0 एयर वॉइड लाइन बोलो या 100% सैचुरेशन बोलो, तो दोनों आइडेंटिकल होता है। तो 3 मेरा गलत हो गया, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2 सिर्फ सही है, 1 और 2 मेरा सही है, दैट इज ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा था, कॉन्फिग्रेशन ऑफ फ्लो नेट डिपेंड्स अपॉन। जो फ्लो नेट है किस पर डिपेंड करता था, परमेबिलिटी नहीं, परमेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता। डिफरेंस इन द हेड बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को हेड पर डिफरेंस का डिपेंड करता है तो नहीं। तो बाउंड्री कंडीशन, हाँ बाउंड्री कंडीशन जो फ्लो है उस पर डिपेंड करता है। अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज कर देता है तो जो फ्लो नेट है उसका डायग्राम चेंज हो जाता है, तो कह सकते हैं सी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कर रहा है, फ्रेटिक लाइन पूछ रहा है। फ्रेटिक लाइन कौन सा लाइन होता है, इलेप्टिकल नहीं होता है, पैराबोलिक होता है। जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है, तो गलत हो गया। एंड इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है। टॉप मोस्ट लाइन, हाँ टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है विथ 0 वाटर प्रेशर। हाँ प्रेशर इसका जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या 0 प्रेशर कह सकते हैं, तो 0 प्रेशर हो गया अप्रोक्सीमेटली पैराबोला कह सकते हैं। तो टॉप मोस्ट लाइन हो गया और पैराबोलिक शेप हो गया, 3 और 4 सही हो गया। इलेप्टिकल नहीं होता, पैराबोलिक होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, ये तो गलत हो गया। तो मेरा 3 और 4 सही है, तो 3 और 4 मेरा सी में सही है, दैट इज सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, सॉइल हैज मास यूनिट वेट दिया हुआ है, और वाटर कंटेंट दिया हुआ W, द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है G, यूनिट वेट दिया हुआ है गामा W, द S दिया हुआ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो सॉइल द गिवन बाय, तो S का वैल्यू पूछ रहा फार्मूला होता है सिंपल सा, S इज इक्वल टू, अगर फार्मूला याद होगा तो फार्मूला दिया हुआ S इज इक्वल टू W डिवाइड बाई गामा W डिवाइड बाई गामा 1 प्लस W हो गया यहाँ पे वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला हो गया, दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, शियर फेल्यूर कब होगा सॉइल में, सॉइल टेक्स प्लेस द ऑब्लिक्विटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज मैक्सिमम, दैट इज ये इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, एट्रैक्शन टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन द ग्रेनुलर सॉइल दिया हुआ है, मीन्स सैंडी सॉइल है। एट फेल्यूर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 बराबर 4, द इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेल्यूर वाज 100 किलोमीटर, द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट 5
एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस, प्रिंसिपल स्ट्रेस का डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए इसमें, तो सिग्मा 3 का वैल्यू दिया हुआ है 100 और सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 का रेशियो दिया हुआ है 4। तो यहाँ से सिग्मा 1 निकालेंगे तो सिग्मा 3 आ गया मेरा 100 दिया हुआ था, और तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 100 100 हो जाएगा 400 से। तो पूछ रहा है क्या, डिफरेंस पूछ रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 400 माइनस 100 बोले तो 300। तो ऑप्शन देखते हैं 300 एक ही में दिया हुआ, दैट इज 300 एक ही में दिया हुआ 300, दैट इज सी। यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा अगर एंगल निकालने के लिए भी देखा तो एंगल निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, ग्रेनुलर सॉइल है तो यहाँ से देखा जाए सी 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। इसी फार्मूला पे हम लोग सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 3 पता है, सी 0 हो जाएगा तो ये टाइम 0 हो जाएगा। यहाँ से फाई निकाल लेंगे, तो यहाँ से फाई निकाल सकते हैं। तो फाई को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा यहाँ से निकाल सकते हैं। बट यहाँ से ट्रिक्स है, सिंपल सा डिफरेंस पूछ रहा था प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 आसानी से निकल गया मेरा 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, इस तरह से इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मोहर्स डायग्राम पॉइंट एबव मोहर्स इन्वेलप, जो मोहर इन्वेलप है, मोहर इन्वेलप इसको बोलते हैं। अगर ये है तो इसका जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो इमेजिनरी कंडीशन। जो मोहर इन्वेलप के जो ऊपर होता है, ये फेल्वर डायग्राम से ऊपर होता है, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैंकाइन थ्योरी एंड कॉलम थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी जो कॉलम जो थ्योरी है आर गिवन सेम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, दोनों सेम कब देता है, दोनों में क्या हो जो सेम हो। तो सबसे पहले क्या होता है, रिटर्निंग बॉल हैज़ द वर्टिकल बैकफील। अगर वर्टिकल बैकफील रहा है तो दोनों सेम देगा, ये भी सही है। द बैकफील इज कोहेजनलेस, तो बैकफील जो है वो कोहेजनलेस हो, सही है। द एंगल ऑफ स्लोप ऑफ बैकफील इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, नहीं एंगल ऑफ ये इक्वल नहीं होना चाहिए। द एंगल ऑफ स्लोप बैकफील इज 0 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप जो होगा बैकफील का वो 0 डिग्री होना चाहिए। इसमें करेगा एंगल ऑफ बॉल फ्रिक्शन, बॉल फ्रिक्शन का जो एंगल है वो भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ऑफ बॉल फ्रिक्शन डेल इज इक्वल टू 5, ये नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा 1 सही हो गया और 4 5, 1 4 5 ऑप्शन में देखा गया। तो 1 4 5 किस में दिया हुआ था, 1 4 5 मेरा बी में, 1 2 भी मेरा सही दिया हुआ है। तो बैकफील ऑफ कोहेजन, हाँ तो भी देखे तो सही था। बैकफील वर्टिकल होना चाहिए, कोहेजन लेस होना चाहिए, ये भी सही है। एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, ये भी 0। तो 4 सही होगा, 1 2 4 5, 1 2 4 5 मेरा बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है 87 नंबर। कॉलम्स अर्थ प्रेशर थ्योरी डज नॉट टेक्स द रफनेस ऑफ द बॉल इनटू कंसीडरेशन। तो कॉलम्स थ्योरी जो होता है रफनेस को कंसीडर नहीं करता है। 87 नंबर में जो कॉलम्स थ्योरी होता है रफनेस को कंसीडर नहीं किया था, नहीं रफनेस को कंसीडर नहीं किया था किसमें, जो ट्रेजेडिक इक्वेशन जो होता है, या फिर कह सकते हैं कि रैंकाइन्स थ्योरी जो होता है उसमें कंसीडर नहीं किया जाता रफनेस को। ठीक है, बट कॉलम्स थ्योरी जो होता है वो कंसीडर करता है। इस तरह से एक मेरा गलत हो गया। इन द केस ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आर इक्वल। तो नॉन कोहेसिव सॉइल हो गया, नॉन कोहेसिव सॉइल हो गया, उसमें नॉन कोहेसिव सॉइल जो हो गया, नॉन कोहेसिव सॉइल पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आर इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होगा इसमें, क्योंकि दोनों रेस्ट प्रेशर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये मेरा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, एनी मूवमेंट ऑफ रिटर्निंग बॉल अवे फ्रॉम फील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू एक्टिव, अवे जा रहा है तो एक्टिव होगा, ये भी सही है, ट्रिक्स है, तो ये मेरा सही हो गया। यही अगर टुवार्ड्स रहता, अगर टुवार्ड्स मूव रहता तो क्या होता, ये पैसिव होता, अगर टुवार्ड्स रहता तो पैसिव रहता। तो यहाँ से कह सकते हैं मेरा एक गलत हो गया था, क्योंकि नोट कंसीडर किया जाता, नोट नहीं होता इसमें, कंसीडर किया जाता बॉल रफनेस को, तो गलत हो गया। दोनों सेम नहीं होगा, रेस्ट में और एक्टिव दोनों सेम नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। और अवे जाता है तो एक्टिव होता है, इस तरह से मेरा 3 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3 सिर्फ सही है मेरा डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए रेक्टेंगुलर फुटिंग L into B is placed at the depth D below the ground level such that D by B ratio less than 2.4. The factor NC to be used in the deciding the allowable bearing capacity for the footing as shown
गिवन बाय स्कैमटम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला पूछ रहा लगता है, फॉर्मूला पूछ रहा है, रेक्टेंगुलर फुटिंग दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फुटिंग में एनसी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो एनसी का जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर में ये होता है एनसी सरफेस का दिया हुआ। ठीक है, अगर एनसी का वैल्यू अगर वही एनसी का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा सरफेस पे अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर रहता तो 6 होता है, स्ट्रिप रहता, स्ट्रिप में 5 वर्ड है तो स्ट्रिप में 5 तो ये 5 हो जाता है, स्क्वायर में 6 वर्ड आता तो 6 हो जाता मैक्सिमम। तो इस ट्रिक्स यही याद करने का, अगर स्क्वायर शेप रहता तो स्क्वायर में कितना हो जाता 6 और स्ट्रिप रहता तो 5 होता है। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर सबसे बड़ा फार्मूला होता है, रेक्टेंगुलर का जो फार्मूला होता है इस तरह से। ये ट्रिक्स याद करने का क्या, बी नीचे होता है डायगोनली, और डेप्थ और लेंथ जो होता है नीचे की ओर डेप्थ है, ये या तो लेंथ बोलो इसका या डेप्थ बोलो, तो ये दोनों सेम होता है। तो 1 + 0.2 b/l एंड 1 + 0.2 y/d/l, ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, एसोसिएट विद द लोकल शियर फेल्योर ऑफ सॉइल। लोकल शियर फेल्योर पूछ रहा है, क्या होता है लोकल शियर फेल्योर जो होता है, जो फाई जो होता है लेस देन 28 डिग्री होता है, जो फ्रिक्शन एंगल का जो वैल्यू होता है लेस देन 28 डिग्री होता है। ठीक है, और ये लूज सॉइल में होता है। शियर फेल्योर जो होता है हमेशा जानते हैं कि लूज सॉइल में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लूज शियर फेल्योर जब भी होता है लोकल शियर फेल्योर तो ये लूज सॉइल में होता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि फाई जो होता है वो लेस देन 28 डिग्री होता है। ठीक है, तो फेल्योर इज सडन विथ वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड। वो वेल डिफाइंड होता है क्या, जो फेल्योर होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, अल्टीमेट लोड। तो फेल्योर अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल में नहीं होता है, लूज सॉइल में होता है। फेल्योर इज प्रोसीड बाय लार्ज सेटलमेंट, जो सेटलमेंट होगा वो लार्ज होगा। ठीक है, तो सेटलमेंट लार्ज होगा। तो इस तरह से हाईली कंप्रेसिबल नहीं, लूज सॉइल में होता है ये। तो 2 मेरा गलत है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 मेरा देख लेते हैं किस में सही है, डी में सही है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा था, मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पूछ रहा है किस में, फ्रिक्शन पाइल में। फ्रिक्शन पाइल में जो मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है तो कितना होता है 3D होता है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होता है वो फ्रिक्शन पाइल में 3D होता है। यही अगर अंडर रिम्ड पाइल रहता, अंडर रिम्ड पाइल रहता, ये अंडर रिम्ड पाइल होता, अंडर रिम्ड पाइल में 1.5 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है फ्रिक्शन पाइल में। ठीक है, अगर लूज सैंड है तो 2D होगा, लूज सैंड में 2D होता है, और पॉइंट बेरिंग पाइल है तो 2.5 होता है, पॉइंट बेरिंग पाइल। तो सिंपल याद कर सकते हैं इसको, अगर अंडर रिम्ड पाइल है, अंडर रिम्ड पाइल तो 1.5D, 2D किस में होता है लूज सैंड में, 2.5 किस में होता है जो पॉइंट बेरिंग जो लोड होता है, जो पॉइंट बेरिंग पाइल होता है, पॉइंट बेरिंग पाइल जो होता है उसमें लिए, और फ्रिक्शन पाइल के लिए 3D, तो ये फ्रिक्शन पाइल के लिए। तो याद रखना सिंपल, अंडर रिम्ड पाइल ये याद हो गया। 2D किस में हो गया, 2D हो गया किस में लूज सैंड के लिए, 2.5 किस में हो गया पॉइंट बेरिंग के लिए, और 3D हो गया फ्रिक्शन के लिए, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है, ए गुड क्वालिटी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल इज वन विच ऑब्टेन यूजिंग सिंपल सैम्पलिंग ट्यूब हैविंग एरिया रेशियो। एरिया रेशियो हम लोग जानते हैं शुड बी लेस लिया जाता है, हमेशा लेस लिया जाता है। और दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, सैंपल 1 विच ऑब्टेन यूजिंग द सैम्पलिंग ट्यूब हैविंग एरिया रेशियो जो होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं एरिया रेशियो क्या होता है। अगर एरिया रेशियो का फॉर्मूला जाने तो क्या होता है d2 स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर डिवाइड बाई d1 का स्क्वायर। ठीक है, शुड भी लेस लिया जाता है, हमें से इतना कम लिया जाए, 10% या 20% से कम। तो सबसे कम इसमें क्या है 8%, तो इसका शुड भी बेस्ट होगा जो 8% होगा, दैट इज ए। एरिया रेशियो का हम लोग फार्मूला देख लें कितना होता है d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर डिवाइड बाई d1 का स्क्वायर। इसको उतना बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्बिंग सैंपल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा टेस्ट जो है कि सैंपल को बिना डिस्टर्ब किए हुए, विदाउट डिस्टर्ब इसको नहीं किया जा सकता। तो बिना डिस्टर्ब किए कुछ नहीं किया जाता, तो शियर स्ट्रेंथ टेस्ट जो है बिना डिस्टर्ब का नहीं किया जाता, उसके लिए डिस्टर्ब करना जरूरी है, डिस्टर्बेंस जरूरी है सॉइल सैंपल में, तभी हम लोग शियर टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT इन द सॉइल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फील्ड टेस्ट SPT यूज टू डिटरमाइन। SPT टेस्ट जो होता है इसमें क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो SPT डिटरमाइन करता है क्या, सेटलमेंट और रिलेटिव डेंसिटी को
इसको निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी और जो एसपीटी को निकाला जाता है तो रिलेटिव डेंसिटी और सेटलमेंट इससे मेजर किया जाता है एसपीटी वैल्यू से। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है, कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले, कंसिस्टेंसी नहीं निकाला जाता, अंडर ड्रेन शियर स्ट्रेंथ, अंडर शियर स्ट्रेंथ नहीं निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी वैल्यू देखे कि निकालते हैं, ड्रेन शियर स्ट्रेंथ ऑफ फाइन लूज सॉइल, ड्रेन शियर स्ट्रेंथ, ड्रेन शियर स्ट्रेंथ कर सकते हैं या सेटलमेंट कर सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ हो गया तो निकाल सकते हैं इसका, तो 3 और 4 मेरा सही हो गया, तो ऑप्शन देख लिए 3 और 4 इसका। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का था, मैचिंग में हम लोग लगता है फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वॉइड रेशियो ई से इंडिकेट करते हैं, वॉइड रेशियो बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देख लेते हैं, 5 में दिया हुआ है तो इसका 5 हो जाएगा। पोरोसिटी क्या होता है, एन से इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो हो गया पोरोसिटी। वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड हो गया वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। ऑप्शन अगर देखा तो वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया 5, पोरोसिटी कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ से 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है मेरा, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि वेट ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ जो सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो यहाँ पर 3 इसका हो जाएगा। वाटर कंटेंट कौन सा होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड दैट इज 2, हो गया वाटर कंटेंट का, ये वाटर कंटेंट, ये पोरोसिटी, ये वॉइड रेशियो, तो 5 1 3 2 ऑप्शन देख लेते हैं, 5 1 3 2 कहाँ में दिया, 5 1 3 2 डी में दिया हुआ, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का ही है, मैचिंग में फिर देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, मैचिंग में देख लेते हैं क्या पूछता है। अच्छा मेथड पूछ रहा है कौन कौन सा क्या है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, आप सिंपल देखते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, सीडी टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट जो होता है, इसमें देखते हैं सीडी टेस्ट कौन सा है, सीडी टेस्ट ड्रेन टेस्ट, तो सीडी टेस्ट इसमें किस में दिया हुआ लॉन्ग टर्म में 2 में दिया, ड्रेन ट्रैक्सल टेस्ट, तो ये हो जाएगा 2, तो इसका सी हो जाएगा। फाउंडेशन ऑन सॉफ्ट मैरिन क्ले डिपॉजिट सैचुरेटेड ऑफ, और जो यूयू टेस्ट होता है वो सैचुरेटेड के लिए होता है, सच दैट सम कंसिडरेशन अकर व्हिच रेट ऑफ द इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड के लिए यूयू टेस्ट के लिए होगा, यूयू टेस्ट कौन सा है, अनकॉन्सोलिडेटेड कौन सा इसमें है, तो इसमें 1 जो हो गया अनड्रेड एंड अनकॉन्सोलिडेटेड, इसका बी हो गया, मीन्स 1 ये हो गया, सी का मेरा हो गया 2। स्टेबिलिटी ऑफ क्ले फाउंडेशन ऑफ एन एम्बैंकमेंट व्हिच रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सच दैट सम कंसोलिडेशन अकर कर रहा है किसमें, तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता है दैट इज 3। द फाउंडेशन ऑन सॉफ्ट मैरिन क्ले, फाउंडेशन सॉफ्ट मैरिन क्ले में किस में होता है, वेन शियर टेस्ट में, अभी हम लोग पढ़े थे, जो शियर टेस्ट होता है, शियर टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, सिर्फ क्ले के लिए होता है, जो सॉफ्ट क्ले है उसके लिए होता है, तो इसे कह सकते हैं फाउंडेशन ऑन सॉफ्ट क्ले, ये हो जाएगा 4। सी हम लोग देखें लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होता है, सीडी टेस्ट दैट इज 2। ऊपर हो गया था मेरा ये 1 हो गया था सैचुरेटेड के लिए यू टेस्ट, तो ऊपर बच गया 3 3 1 2 4, ऑप्शन देख लेते हैं 3 1 2 4 मेरा किस में दिया, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है 4 kg/m², द नेचुरल स्टेट ऑफ क्ले रिड्यूस बाय 4 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है द रिमोल्डेड, सेंसिटिविटी बराबर क्या होता है, क्यू अनडिस्टर्ब रिमोल्डेड, क्यू अनडिस्टर्ब कितना दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ, और रिमोल्डेड में कितना हुआ 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो 4 × 1/4 टाइम्स डिक्रीज किया है, तो इतना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 4 कट गया, बच गया 4, तो 4 टाइम्स दैट इज सी इसका करेक्ट। कुछ नहीं था, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता, क्यू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए, ये अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए बटा क्यू ये रीमोल्डेड के लिए, ठीक है, तो रीमोल्डेड में जो मेरा हो रहा है यहाँ पर जो 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, तो क्यू जो हो गया वो रीमोल्डेड में कितना हो जाएगा 4 × 1/4 टाइम्स दैट इज 1, तो यहाँ से देख लीजिए कि जो सेंसिटिविटी का जो वैल्यू आ गया वो मेरा
4 आ गया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डायरेक्ट सीयर टेस्ट पूछ रहा है। सीयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ड्राई सैंड है। ड्राई सैंड जैसे हो तो सी बराबर मेरा 0 हो जाएगा। सैंपल एट फेलुअर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो पूछ रहा सीयर स्ट्रेस दिया हुआ है और नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है इंटरनल फ्रिक्शन और सी बराबर 0। तो बाय कॉलम से हम लोग क्या जानते हैं, टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, ठीक है। सी 0 हो जाएगा क्योंकि ड्राई सैंड है, 0 होगा। टॉ का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, टॉ का वैल्यू मेरा दिया हुआ, सीयर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा दिया हुआ 0.6, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना दिया हुआ 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 0.6 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 tan फाई, या फिर कह सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू 0.6, tan फाई इज इक्वल टू 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 30 डिग्री से ग्रेटर आ रहा है, दैट इज सी। बी नियरेस्ट आ रहा है, दैट इज बी। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है। तो tan फाई इज इक्वल टू 0.6 आ रहा है, तो फाई का वैल्यू जो आ रहा है लगभग 31 डिग्री आ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल बस एक फार्मूला लगाना है कॉलम्स इक्वेशन का, टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। इसी फार्मूला पे हम लोग निकाल रहे हैं। सी यहाँ पर ड्राई में सैंड दिया हुआ है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई का जो वैल्यू मेरा आ गया 31 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इनफाइनाइट स्लोप क्ले एट डेप्थ 5 मीटर हैज कोहेजन 1 दिया हुआ एंड यूनिट वेट 2, देन द स्टेबिलिटी नंबर। स्टेबिलिटी नंबर पूछ रहा है कितना होगा। तो स्टेबिलिटी नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई गामा एच, ठीक है। गामा एच, सी डिवाइड बाई गामा एच स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू, हम लोग देखें सी डिवाइड बाई गामा एच। सी कितना दिया हुआ है मेरा, यूनिट कोहेजन दिया हुआ है 1, तो 1 लिख देंगे। और अगर डेप्थ 5 दिया हुआ और गामा का वैल्यू 2 दिया हुआ, 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 0.1। तो इस तरह से ऑप्शन देख लिया मेरा 0.1, कुछ नहीं था। स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है सी डिवाइड बाई गामा एच। इसी फॉर्मूला को बैठा देना, सबका वैल्यू दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 1 दिया हुआ और डेप्थ दिया हुआ था, यहाँ से निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 399 नंबर क्या कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। टिपिकल प्रेशर डायग्राम, द lateral pressure distribution on breast sitting in the steep clay with temporary support as given by steep clay के लिए पूछ रहा है। तो कितना होगा इसका टेम्पररी सपोर्ट। तो इसमें देखा जाए डायग्राम, तो इस केस में जो डायग्राम इसका है, जो हाँ ये जो हो गया इसका, वो इसका डायग्राम हो गया इसके लिए, तो स्टीप क्ले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 400 नंबर क्या कर रहा है। 4 नंबर क्या कर रहा है, गिवन सी वैल्यू दिया हुआ है, फाइव वैल्यू दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, देन द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक कितना होता है। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक अगर देखा जाए तो जेड से इंडिकेट करते हैं, कितना होता है 2c डिवाइड बाई गामा, 2c डिवाइड बाई गामा, 2c डिवाइड बाई गामा, 2c डिवाइड बाई गामा इंटू n फाइव होता है, बट 5 0 दिया हुआ है तो इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2c डिवाइड बाई गामा लिख सकते हैं। तो जेड सी का जो वैल्यू हो गया वो 2c बाई गामा हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2c 2 दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है 4, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई सी कितना, गामा कितना दिया हुआ है 2, 2 यहाँ दिया हुआ है। इसको सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 2। जेड का जो वैल्यू आ गया मेरा 2 आ गया, दैट इज बी। इस पार्ट में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग देख लिए हैं 351 से लेकर के 400 तक के सॉल्व कर चुके हैं लगभग। इस पार्ट में 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का सॉल्व करेंगे और इसको कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। इस पार्ट को हम लोग यहीं पे अंत कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग हो गया है, इतना भी टाइम लगा है। 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश की हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से आगे सॉल्व करेंगे।